स्टूडेंट्स, एज प्रॉमिस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर कि हम लोग अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्रोमैटिन और क्रोमोसोम का होता है, जो ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। अगर अभी तक तुम लोग देखे नहीं हो, डेफिनेटली रीविजिट द चैनल एंड डू सी दोज लेक्चर्स। उसके बाद आज के लेक्चर में हम लोग कवर अप करेंगे क्रोमोसोम की नंबर की कॉन्सेप्ट और क्रोमोसोम की टाइप्स की कॉन्सेप्ट। इन NCERT there is a line written that in case of a dividing cell, a single DNA coils into 46 क्रोमोसोम। ये इंसान के सेल में होते हैं। बट वही चीज़ अगर चिंपैंजी के केस में देखा जाए, देन इट कंटेन्स 48 क्रोमोसोम। अगर ड्रोसोफिला में देखोगे, इट इज़ 8 क्रोमोसोम्स। That means chromosome number is not constant in all species and it varies from species to species. एक species के within क्रोमोसोम नंबर सबका कांस्टेंट रहता है, क्योंकि हम सब कोई होमोसेपियंस है। हम सबका क्रोमोसोम नंबर पर सेल सेम रहेगा 46। बट वही चीज़ जैसे तुम स्पीशीज बदल दोगे ना, इट विल वैरी। दैट मीन्स क्रोमोसोम नंबर के टॉपिक में सबसे पहला ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना कि क्रोमोसोम नंबर एक ऐसा एंटिटी है जो चेंज होते हैं। विद इन अ स्पीशीज इट रिमेन्स सेम, बट स्पीशीज टू स्पीशीज इट वेरीज। सो लेट्स बिगिन अप विद दिस टॉपिक कॉल्ड क्रोमोसोम नंबर, वेयर वी विल राइट डाउन द फर्स्ट लाइन। Number of chromosome is constant within species, but it varies from species to species. To understand the chromosome number, we will take the condition of humans. As we know, humans के केस में the number of chromosome that has been mentioned is 46 chromosome. You can write this 46 chromosome in another format as well. You can write it as 23 pairs. Then also it is fine. Instead of writing 46 chromosome, you can also mention it as 23 pairs. Now, what is basically this 23 pair concept lies? याद रखना, हमारे ह्यूमन के सेल में पर सेल हाँ, there are 23 types of chromosome. 23 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम मतलब कितने किस्म के क्रोमोसोम्स हैं ना, 23 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम पर सेल ऑफ अ ह्यूमन हैव। इफ दैट इज सो, तो तुम मान लो लिखना शुरू किए 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए मान लो तुमने 23 तक लिखा। ठीक है, ये मैंने एक क्रोमोसोम नंबर की डिटेल शेयर किया, जहाँ पे मैंने 23 वेरिएंट लिखा, 23 टाइप के क्रोमोसोम्स लिखे फ्रॉम 1 to 23। लेकिन याद रखना, ऐसा 23 टाइप यू विल रिसीव फ्रॉम योर फादर एंड another set of such 23 you will receive from your mother. इसका मतलब तुम्हारे पर सेल में 23 टाइप के क्रोमोसोम तुम्हारे फादर के दिए हुए हैं और 23 टाइप के क्रोमोसोम तुम्हारी मदर की दी हुई है। यू आर इनहेरिटिंग 23 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम योर फादर एंड 23 अदर टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम योर मदर। So if that is so, that means you are actually having two set of 23, where each set of 23 students, each set of 23, जैसे मान लो ये वाला सेट है,
एक सेट ऑफ 23 को तुम रिप्रेजेंट करोगे बाय अ लेटर n, and another set of 23 you're going to represent it as another n. So how many such n is making your cell? 2n, and you call this entity as diploid. That means तुम्हारे हर सेल में क्रोमोसोम नंबर 1 का 2 कॉपी है, क्रोमोसोम नंबर 2 की 2 कॉपी है, क्रोमोसोम नंबर 3 की 2 कॉपी है, जिनमें से एक कॉपी तुम्हारे फादर ने दिया है, एक कॉपी तुम्हारे मदर ने तुम्हें दिया है. यू हैव टू रिमेंबर दैट. तो ईच क्रोमोसोम is lying in 2 copies, it's diploid. But if each chromosome lies in a single copy, it's called haploid. So that is the diploid and the haploid concept. अब देखो मैं तुम्हारे सामने मान लो क्रोमोसोम नंबर 2 ड्रॉ कर रही हूँ. बच्चे मुझे बताओ तो क्रोमोसोम नंबर 2 अगर होगी तो क्रोमोसोम नंबर 2 इंसान के सेल में कितने कॉपीज में प्रेजेंट है? अब तक तुम लोग लिख लिए होंगे कॉपी में. yes my dear students, you are absolutely right. क्रोमोसोम नंबर 2 की हमारे पास 2 कॉपीज है. तो देखो इसको जेनेटिक्स में लिखा कैसे जाता है. सिर्फ सीख लेने से नहीं होगा ना, यू हैव टू नो द पैटर्न ऑफ राइटिंग. देखो ये क्रोमोसोम नंबर 2 है ना, मान लो ये क्रोमोसोम नंबर 2 तुम्हारे पापा ने तुम्हें गिफ्ट किया है, ठीक है. तो तुम इसको लिखोगे 2 क्रोमोसोम नंबर 2 P, क्रोमोसोम नंबर 2 P. 2 माने क्रोमोसोम नंबर तुमने लिखा, P यानी पैटर्नल, P यानी पैटर्नल. ये जो फादर की दी हुई सेट है इनको तुम कहोगे पैटर्नल सेट. सो ये तुम्हारा क्रोमोसोम नंबर 2 तुम्हारे फादर से तुम्हें मिले हैं. दैट इज द रीजन व्हाई यू आर सेइंग एज 2P. सिमिलरली तुम्हारी माँ जो तुम्हें क्रोमोसोम नंबर 2 दिए हैं उनको तुम कहोगे मैटरनल सेट. यू विल रेफर दिस सेट एज मैटरनल सेट. तो यू आर रेफरिंग वन एज 2P, द अदर एज 2M. 2P 2M जहाँ पे 2 रिप्रेजेंट्स क्रोमोसोम नंबर 2, P फॉर पैटर्नल, M फॉर मैटरनल. तुम लोग जानते हो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए के कंटेंट होते हैं और एक एक सेगमेंट, एक एक पीस ऑफ डीएनए को कहा जाता है जीन्स. एक एक सेगमेंट, एक एक फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए को कहा जाता है जीन्स. क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स लोकेटेड होते हैं. तो मान लो ये हमने कुछ लेटर्स लिखा है जो हमारी जीन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. मैंने 4 जीन्स लिखा. लुक मैंने फर्स्ट पोजीशन पे ए जीन लिखा, सेकंड पोजीशन में बी जीन लिखा, थर्ड पोजीशन में सी जीन लिखा, फोर्थ पोजीशन में डी जीन लिखा. 4 जीन 4 पोजीशन पे लिखा. जब सीनियर क्लासेस यानी क्लास 12 में तुम लोग जीन और क्रोमोसोम के कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, उधर तुम लोगों को सीखने का मौका मिलेगा. मैं ही अपने लेक्चर में कवर अप करूंगी दैट जीन्स व्हेन लाई ऑन अ क्रोमोसोम they are lying at a specific position, and that position of a gene on the chromosome it's called as locus. Singular बोलोगे तो locus, plural कहोगे तो loci. अब जो जीन जिस पोजीशन पे है ना, तुम चाहो तो उसको बदल नहीं सकते हो. तुम्हें अगर मान लो वो पोजीशन पसंद नहीं है, यू कैन नॉट चेंज द पोजीशन. अभी तक तो ऐसा कोई टेक्नोलॉजी डिस्कवर नहीं हुआ है जिससे जीन का पोजीशन बदला जाए. दैट मीन्स ए जीन अगर तुम्हारा स्किन कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तुम लोग जानते हो जीन कैरेक्टर कंट्रोल करता है एंड वन सच कैरेक्टर इज स्किन कलर फॉर एग्जाम्पल. तो ए जीन अगर स्किन कलर को कंट्रोल कर रहा है ना, और वो जीन मान लो क्रोमोसोम नंबर 2 पे नंबर 1 पे है, तो वो नंबर 1 पे ही रहेगा. तुम ए को सी जीन के बदले में नहीं लिख सकते हो. सी जीन जैसे थर्ड पोजीशन पे है, तुम्हें उसको थर्ड पोजीशन पे ही लिखना होगा. और पता है ऐसे जैसे तुम्हारा फादर की दी हुई कॉपी में है ना, तुम्हारी मदर की दी हुई कॉपी में भी यही 4 जीन है, A B C D ऐसे अरेंज्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पोजीशन. बट देखो मैं यही 4 जीन को मम्मी वाले क्रोमोसोम पे कैसे लिख रही हूँ. देखो मम्मी वाले क्रोमोसोम पे भी मैंने ABCD ही लिखा है.
बट कैन यू सी आई हैव चेंज्ड द केसेस ओवर देयर. कहीं मैंने इसमें अपर केस लिखा है, उसमें लोअर केस, और कहीं मैंने उसमें लोअर केस लिखा है, इसमें अपर केस, और कहीं कहीं ये सेम भी है. जैसे मैंने बी के केस में देखो दोनों जगह पे स्मॉल केसेस में लिखा है. ए के केस में एक में कैपिटल लिखा, एक में मैंने स्मॉल लिखा. इसका मतलब ये जो ए बी सी डी है, dear students, what is this ABCD representing? These letters of mine represents the fragments of DNA which is a gene that controls character. और वो जीन कौन सी गाड़ी पे बैठा हुआ है? क्रोमोसोम. ऐसा ही एक 23 का सेट तुम्हारी फादर ने तुम्हें दिया है, ऐसा एक 23 तुम्हारे मदर ने तुम्हें दिया है. तो फादर और मदर के जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें सेम जीन्स होते हैं, लेकिन देखो लेटर सेम है बट केसेस क्या सेम है? सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ए जीन है, लेकिन ए को तुम दो तरीके से लिख सकते हो, कैपिटल ए स्मॉल ए. इसका मतलब कैपिटल एंड एट द सेम टाइम स्मॉल, कैपिटल एंड एट द सेम टाइम स्मॉल. ये जो दो टाइप के लिख रहे हो, ये ए के दो टाइप्स को तुम कहते हो एलील्स. डेफिनेटली 9-10 की कुछ तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. एलील से रिलेटेड नहीं भी है तो इस लेक्चर में क्लियर हो जाएगा. यू हैव टू रिमेंबर ए की जो दो फॉर्म्स लिखे हो, दीज आर एलील्स, और ए क्या है? जीन. तो इसका मतलब क्रोमोसोम नंबर 2 ऑफ फादर, क्रोमोसोम नंबर 2 ऑफ मदर बेयर सेम जीन्स, बट व्हाट दे माइट डिफर इन इज एलील. माइट, हाँ, हमेशा डिफर करेगा ही ऐसा नहीं है. देखो जैसे बी जीन के केस में मैंने दोनों जगह पे स्मॉल लेटर में बी लिखा है, कैपिटल में नहीं लिखा, तो बी तो सेम हुआ ना दोनों केसेस में. लेकिन वही अगर तुम ए के साथ कंपेयर करोगे, एक में मैंने उसको कैपिटल में लिखा, एक में मैंने उसको स्मॉल केस में लिखा. तो that means these chromosome number 2, they are having the same set of genes, but what they might differ in is in the type of the alleles. और यही पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को जेनेटिक्स में कहा जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम. होमोलोगस क्रोमोसोम. तो होमोलोगस क्रोमोसोम बेसिकली क्या है? दे बेयर सेम सेट ऑफ जीन्स. They are inherited from different type of parents, but they might differ in alleles. तो homologous chromosomes की definition लिखो students, जो कि बहुत important है. Homologous chromosomes are pair of chromosomes obtained from two different parents having same set of genes, but they might differ in alleles. So that is what is called as homologous chromosomes. ऐसे ही याद रखना, हमारे पर सेल ऑफ ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है. ऐसा कितना पेयर है? 23 पेयर. दैट मेक्स द नंबर 46, जिसमें से हर पेयर में एक क्रोमोसोम फादर से आया है, एक क्रोमोसोम मदर. दोनों क्रोमोसोम ऑफ दैट पेयर विल हैव द सेम सेट ऑफ जीन, बट व्हाट दे माइट डिफर इन इज द एलील्स. तो इधर हम लोग क्रोमोसोम नंबर का एक कॉन्सेप्ट दिए, हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम की पैटर्न को समझे. अब हम लोग देखेंगे क्रोमोसोम की टाइप्स क्या होती है. तो क्रोमोसोम के टाइप्स में अगर जाओगे ना, तो याद है इन द लास्ट लेक्चर हम लोग जब सेंट्रोमियर की कॉन्सेप्ट दिए थे, हम लोग देखे थे सेंट्रोमियर वाज रेफर्ड एज द प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन. सेंट्रोमियर इज रेफर्ड एज द प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन. और ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन जब हमने डायग्राम पे ड्रॉ किए हैं, वो डायग्राम पे देखना हम लोग उसको सेंटर पे ड्रॉ किए हैं. अगर तुम लोगों को वो डायग्राम थोड़ा बहुत याद है तो ये डायग्राम एक बार रिविजिट कर लो. देखो इधर मैं फिर से मौका दे रही हूँ टू लुक एट द डायग्राम ऑफ द क्रोमोसोम. यही डायग्राम हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ड्रॉ किए थे, जहाँ पे हम लोग क्रोमोसोम को एकदम बीचों बीच बनाए थे, सेंटर पे बनाए थे. बट लेट मी टेल यू माई स्टूडेंट्स दैट दिस
सेंट्रोमियर इज नॉट ऑलवेज एट अ कांस्टेंट लोकेशन. ऐसा नहीं सोचना कि सेंट्रोमियर नाम सेंट्रो है तो हमेशा सेंटर पे ही रहेगा. This centromere keeps on changing its position from center to somewhere near the center to somewhere near the end or sometime at the end. तो सेंट्रोमियर अपना जगह बदलते रहते हैं. और ये जगह क्यों बदलेगा, कैसे बदलेगा, उसके लिए हमें नेक्स्ट चैप्टर सेल साइकिल सेल डिवीजन तक वेट करना होगा. लेकिन इधर हम लोग देखेंगे जब यही सेंट्रोमियर जगह बदलते हैं तो कितने किस्म के क्रोमोसोम्स बनते हैं. So we will now be describing types of chromosomes. But what is the basis of forming these types? The basis is position of centromere. The basis is positioning of centromere. अब देखो सेंट्रोमियर कहाँ कहाँ रह सकता है. सेंट्रोमियर एकदम सेल के बीचों बीच रह सकता है, जैसे हमने ये डायग्राम पे ड्रॉ किया. एकदम तुम लोग देख सकते हो हमने सेंट्रोमियर को एकदम सेंटर पे ड्रॉ किया है. अगर सेंट्रोमियर एकदम सेंटर पे हुई तो ऐसा क्रोमोसोम को तुम कहोगे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. ऐसा कंडीशन को तुम कहोगे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, वेयर सेंट्रोमियर इज एट द मिडल. सेंट्रोमियर एट मिडल. और यही क्रोमोसोम का मान लो एक क्रोमैटिड लेके अगर हम लोग देखेंगे, एक क्रोमैटिड को अगर लेके देखेंगे तो दिस इज हाउ वन क्रोमैटिड लुक लाइक. Now if you look at the one chromatid, you will be able to see कि सेंट्रोमियर एकदम मिडिल में रहने के कारण the arm length of the two chromatid, देखो, this is one arm, this is another arm. Could you see the two arm length? They are absolutely symmetric. They are absolutely equal. That means ऐसा क्रोमोसोम को अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे they will look like the letter V. इसीलिए they are called as V-shaped chromosome. तो याद रखना arms are of equal length and they are called V-shaped chromosomes. V-shaped chromosomes. मेटासेंट्रिक के बाद नेक्स्ट आते हैं अब इस डायग्राम पे देखो सेंट्रोमियर मिडिल से थोड़ा हट चुका है. दैट मीन्स इट इज नॉट एग्जैक्टली एट द मिडिल, इट इज समवेयर नियर द मिडिल. It's not exactly at the middle, it is somewhere near the middle. Near the middle जब होगा, you will refer this condition as sub-metacentric. You will refer the condition as sub-metacentric, where we could see centromere is somewhere near the middle. Centromere is somewhere near the middle. अब इसी में से एक सिंगल क्रोमैटिड को अगर हम लोग ड्रॉ करें, ये कुछ इस तरह का दिखाएगा. कैन यू सी? लुक लुक. ऑब्वियसली अगर सेंट्रोमियर अपना मिडिल से हट जाएगा तो आर्म लेंथ अब सिमेट्रिक नहीं रहेगा. एक आर्म थोड़ा छोटा हो जाएगा, एक आर्म थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी. आर्म्स विल बी ऑफ अनइक्वल लेंथ. वन आर्म विल बी कॉल्ड एज लॉन्ग आर्म. वन आर्म विल बी टर्म्ड एज शॉर्ट आर्म. तो one arm is called long arm,
the other is called short arm. 2018 में this question has been asked कि what is the other name of short arm? याद रखना, the other name of short arm is called P arm. And the other name of long arm is called Q arm. So one name of short arm is called P arm. The other name of long arm is called Q arm. अब P का मतलब क्या है, Q का मतलब क्या है? P का मतलब है petite, petite मतलब small. बट पता है Q का कोई मतलब नहीं है. P का मतलब petite है, Q has no meaning. P के बाद का लेटर ही Q होता है, इसीलिए Q नाम दे दिया गया है. Q का कोई फुल फॉर्म नहीं है, बट P has a full form. तो शॉर्ट आर्म इज कॉल्ड पी आर्म. पी मीन्स पेटीट एंड पी के बाद का लेटर ही क्यू आता है, तो लॉन्ग आर्म को क्यू आर्म नाम दे दिया गया है. तो पी आर्म, क्यू आर्म. तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट द आर्म्स आर ऑफ unequal length. And if you look under the electron microscope, these chromatids, they will take the letter shape L. Previous was V. This is L. So these are known as L-shaped chromosome. These are called L-shaped chromosome. So initially we saw centromere at the middle. Next we saw centromere is shifting from the middle, somewhere near the middle, not exactly at the middle. Next comes another condition where the centromere has now shifted close to the end. End के करीब चला गया है और end को हम लोग एक्रो कहते हैं. इसी वजह से इसको तुम कहोगे एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम. Acrocentric chromosome, where you will say that where the centromere is located, the centromere is close to end. It has not reached the terminal position. It is close to end. तो ऑब्वियसली इसमें भी अगर तुम एक सिंगल क्रोमेटिड को ड्रॉ करोगे तो तुम्हें क्या दिखाई देगा, एक आर्म जो छोटा था वो और छोटा हो गया है और जो बड़े थे वो और बड़ा हो गया है. दैट मीन्स द पी आर्म हैज बिकेम एक्सट्रीमली शॉर्ट and the Q arm has become extremely long. So this arm, it's called P arm. This is extremely short arm. And this one is extremely long arm. P and Q arm. So if you look at the shape, this is called J-shaped chromosome. It's called J-shaped chromosome. It's taking the shape like J. So these are called J-shaped chromosome. So we saw metacentric, we saw submetacentric, we saw acrocentric. Lastly, there is another type where now the centromere has shifted exactly near the telomere, and that is the reason why the chromosome is called telocentric chromosome. And definitely if you go back to the diagram, ऐसे cases में जो पी आर्म था ना वो गायब हो चुका है. यू कैन नॉट सी, छोटा होते 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 काफ़ी छोटा हो चुका है. और क्यू आर्म अभी लॉन्गेस्ट है. पी आर्म हैज डिसअपियर्ड दिस टाइम. दैट मीन्स हियर वी विल से द सेंट्रोमियर इज टर्मिनल. दैट मीन्स एट द एंड terminally located centromere. And in this case, if you just visualize the chromosome, it will exactly look like this. That means it is taking the shape where P arm has disappeared, and Q arm can only be seen.
And if you look at such a chromosome underneath the microscope, it will take the shape I. So these are I-shaped chromosome. अब एनसीईआरटी के पिक्चर्स में अगर देखोगे तो देखना, you will be able to see the diagram of metacentric, the diagram of submetacentric. एनसीईआरटी में सबमेटासेंट्रिक क्रोमोसोम दो दिया हुआ है. मेटासेंट्रिक का एक पिक्चर दिया हुआ है, दो सबमेटासेंट्रिक दिया हुआ है और एक एक्रोसेंट्रिक दिए हुए हैं. टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम एनसीईआरटी दिया नहीं है. ये बुक ऐसा है ना कि कभी कभी ना देकर भी बहुत कुछ बता देता है. नाउ व्हाई टेलोसेंट्रिक हैजंट बीन गिवन, दैट मीन्स अगर वो 4 क्रोमोसोम तुम्हें दे दे और ABCD मार्क कर दे तो उसमें A होगा मेटासेंट्रिक. देख लेना, ऑर्डर शुड बी लाइक दैट. व्हाट आई एम सेइंग, मेटा, दो सब मेटा, फिर एक्रो. फिर उसी के उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर ABCD दिया हुआ है तो A मेटासेंट्रिक होगा, B और C सब मेटासेंट्रिक होगा, D एक्रोसेंट्रिक होगा. बहुत बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, A को मेटा सोचते हैं, B को सब मेटा सोचते हैं, C को एक्रो सोचते हैं और D को टेलोसेंट्रिक सोचते हैं. लेकिन अगर तुम D वाला डायग्राम देखोगे, देन यू विल बी एबल टू सी कि उसमें पी आर्म है. टेलोसेंट्रिक में कभी भी पी आर्म नहीं होगा. तो टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम एनसीईआरटी ने क्यों नहीं दिया? क्योंकि टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम इंसान में होता ही नहीं है. इंसान के कैरियोटाइप एनालिसिस अगर किया जाए तो इंसान में मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स अवेलेबल है. यानी VLJ शेप्स दे आर अवेलेबल, आई शेप इज कंप्लीटली एब्सेंट. और एनसीईआरटी ने अपने लाइन पे कवर किया है ना कि इंसान के सेल में 46 क्रोमोसोम है. दैट मीन्स वॉट एवर इज एसोसिएटेड विद अ ह्यूमन बीइंग, एनसीईआरटी इज टेकिंग दैट इनटू कंसिडरेशन. इसी वजह से टेलोसेंट्रिक एज इट इज एब्सेंट वो नॉन मेंशन्ड एक फैक्ट है. तो ये लिख लेना एज एन इंफॉर्मेशन दैट टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम इट इज एब्सेंट इन ह्यूमंस. टेलोसेंट्रिक chromosomes is absent in humans. इसी से हम लोग देख चुके कि पोजीशनिंग ऑफ द सेंट्रोमियर के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे वेरी करते हैं. आज की लेक्चर को इतना ही रहने देंगे, क्योंकि अगले लेक्चर में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके हम लोग वापस आएंगे, जहाँ पे वी विल बी कवरिंग अप द कॉन्सेप्ट ऑफ सैट क्रोमोसोम, सैटेलाइट क्रोमोसोम. ओके, that's all. Thank you all.